हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, बात आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक है आपका मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज, जिसमें एक है आपका मैकबेथ। बिल्कुल। सरिता नोगिया गुड इवनिंग, सरोज प्रजापति जी नमस्कार, शेफाली सोनी वेरी गुड इवनिंग, और यशवी लोधवाल वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे जो मैं आज बात करने वाला हूँ विलियम शेक्सपियर के, जो है एक ड्रामा जिसका नाम है मैकबेथ। अब हम लोग बात करें मैकबेथ को लेकर के, तो आराम से आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर, आपको दिख ही रहा होगा आराम से, यूं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो विलियम शेक्सपियर के इस ड्रामा को आपको पूरा आराम से मैं दिखाता हूं, बात करते हैं फिर इसके आगे। मैकबेथ द ड्रामा वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। राजेंद्र जी गुड इवनिंग। आपके ही स्टाइल में जो आपको नोट्स चाहिए ना, उसी में मैंने इसको बनाया है, सीधा आपको प्रिंट देने के हिसाब से, ठीक है ना। वेंड्रो स्वीट्स के जिस तरीके से प्रिंट मिल गए, टॉपिक होते जाएंगे, आपको अपने आप मिलता जाएगा मैटर बाकी का, ठीक है ना। जैसे आपको चाहिए वैसे ही इस फॉर्मेट में। मैंने पीडीएफ पीपीटी भी अब की बार बनाई नहीं, मैंने कहा पीपीटी सीधी वही पढ़ाता हूं मैं जो बच्चों को डायरेक्ट में दूंगा, ताकि उनको ऐसे भी नहीं लगे कि कोई शब्द माइंड में सेट भी करना हो चीजों को, तो अच्छे से सेट हो जाएंगी डायरेक्ट। बात करते हैं। सबसे पहले लिखा मैकबेथ द ड्रामा वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किसने लिखा है? तो साहब विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ड्रामा। इट इज एपोनिमस। एपोनिमस क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा जिसमें राइटर ही खुद हो, सॉरी, जिसमें कैरेक्टर के नाम पे कोई ड्रामा बनता है, उसको बोलते हैं। शेफाली सोनी बहुत दिन बाद दिखे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। अंतिमा सुमन, अंकिता मीना और अंतिमा सुमन, प्रियंका, जो जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके सामने है, गौर करना भाई। पहली बात तो एक नई बात आप लोगों को पता चली होगी कि एपोनिमस क्या होता है। ए प्ले दैट इज नेम्ड आफ्टर ए कैरेक्टर, CTER। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कैरेक्टर। तो अगर कोई ड्रामा किसी कैरेक्टर के नाम पे होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एपोनिमस कह देते हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टर के नाम पे पहली बात तो आपको यह समझ आया कि एपोनिमस, इससे बुक इसको बुक से नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे तो देवी जी पहले इंट्रोडक्शन तो दे देने दो कि क्या है। जगन को क्या पहले दिन किताब से पढ़ाया है क्या? अरे वेंड्रो स्वीट्स का डे फर्स्ट किताब से पढ़ाया सरिता नोगिया? नहीं पढ़ाया ना। किताब से पढ़ाऊंगा मैं, जो आपको बुक मंगवा ली उससे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में, थोड़ा सा ड्रामा के बारे में। अभी 2 दिन यही क्लास चलेंगी, फिर इसके बाद चैप्टर आएंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो CHARACTER होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज इन इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर वो महान राइटर हैं जिन्होंने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी है। 4 ग्रेट कॉमेडीज भी विलियम शेक्सपियर की है, तो चारों ग्रेट ट्रेजेडीज भी विलियम शेक्सपियर की है। इस 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से सबसे छोटी है मैकबेथ, जो कि आपके सिलेबस में दी हुई है। 1900 के आसपास लाइन लेकर के चलती है ये, जबकि सबसे बड़ी जो है वो किंग लियर है। ड्रामा जो मंच पे प्रेजेंट किया जाता है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट जो है वो है आपकी ओथेलो। सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने बातें बोली है विलियम शेक्सपियर की चारों ग्रेट ट्रेजेडी पे, जो गौर से सुनना। कि सबसे बड़ी है किंग लियर, लगभग 3900 मतलब 3900 के आसपास लाइन है उसमें। जबकि सबसे छोटी है मैकबेथ, जो कि 1900 के आसपास लाइन कंटेन करती है। मंच पे सबसे अच्छी संचालन जिसका किया जाता है, या मंच के हिसाब से सबसे बेस्ट है, वो है आपकी जो ओथेलो है। सब आप लोगों ने पढ़ी होगी। संतोष शर्मा, बिल्कुल आप भी क्लास में हैं, आपको कहीं इग्नोर नहीं किया है। बच्चे सभी लाडले हैं, सभी के लिए विशेष स्नेह है जो है वो सबके लिए ही है। और जल्द ही मैंने कहा ना कि 2 4 6 महीने में आपकी कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ भी, जैसा भी बैठता है तो बैठे, नहीं भी बैठता है तो भी मैं आप लोगों के साथ में सोचता हूँ कि कभी एक ऐसा गेट टुगेदर करूँ जिसमें हम लोग सारे एकत्रित हों और मिलें, ठीक है ना। सब बच्चों को बुलाने की इच्छा है मेरी, जो मेरे से जो पढ़ रहे हैं जिनको सबको, कि भाई
एक बार पहले पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि खाने की व्यवस्था मेरे को उसी हिसाब से करनी है कि कौन कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे, लेकिन ये सब प्लान बाद के हैं, अभी के कुछ नहीं है। आपको ग्रुप के थ्रू ही ग्रुप में जुड़े रहना है और ग्रुप के नोटिफिकेशन चेक कर लिया करो, 15 दिन पहले कम से कम बता देंगे ऑलरेडी। किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट। एग्जैक्टली माया चौहान। सबसे लंबी है पूछा जाता है, द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी किंग लियर, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ, बेस्ट ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस दैट इज ओथेलो। ओथेलो पे मूवी बनी हुई है ओमकारा, ओथेलो पे मूवी बनी हुई है ओमकारा। सबको बुलाएंगे, हमारी तरफ से जो सिलेक्शन और बिना सिलेक्शन वाली जो लिस्ट थी उसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया कि भाई सिलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सबको बुलाएंगे। पर पहले आप लोग ये पढ़ो अब, तो आपको चारों के बारे में समझ में आना चाहिए। हमारे राजेंद्र जी वगैरह जो हैं उनको भी बुलाएंगे हम, क्योंकि गुरुजी के सीएल नहीं लगनी चाहिए, समस्या ये है ना। इट इज एपोनिमस अ प्ले दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर के नाम पे होता है। 4 great tragedies in English as Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth were written by William Shakespeare। चारों ही विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। इसके अलावा जो है किंग लियर इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी किंग लियर है। ओथेलो इज बेस्ट, सबसे अच्छी ओथेलो मानी जाती है। ओथेलो पे मूवी बनी हुई है ओमकारा, जिसमें ईर्ष्या भाव में अपनी पत्नी को ही मार देता है जो कैरेक्टर है, उस पर बात है। बिल्कुल सुचित्रा, लॉन्गेस्ट किंग लियर है, शॉर्टेस्ट मैकबेथ है, और बेस्ट जो है इनमें, बेस्ट जो है वो ओथेलो है। बिल्कुल माया, ये ध्यान रहे। बेटा कभी कभी क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊं कि 90% चांस है कि आपके 90 क्या 99% चांस है कि आपको जो मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में पढ़ाऊंगा ना, यानी जो ड्रामा रहेगा उसमें से ही पढ़ाया जाएगा, उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से ही सारी एग्जाम्स का पास होना। लेकिन मैं आपको वो कमजोर विद्यार्थी अंग्रेजी का नहीं छोड़ना चाहता जिन्हें ये नहीं पता हो कि साहब मैकबेथ ट्रेजेडी है, हाँ ठीक है, लेकिन ट्रेजेडी में भी इसकी एक रोल है। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं टोटल, तो 37 प्लेज में से 4 ग्रेट ट्रेजेडी भी इसी बंदे की है, 4 ग्रेट कॉमेडी भी इसी बंदे की है। कौन सी 4 ग्रेट कॉमेडी है, कौन सी 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, ये सब भी आइडिया होना चाहिए कि शेक्सपियर एक्चुअल में है कौन। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ, ये भी आपके माइंड में हो, तो शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज को भी कवर करता है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ 1558 में जब रानी बनी तो 1558 में इसका जन्म हुआ। उसके बाद से ये तो क्योंकि 1564 में जन्म लिया, तो रानी की प्रशंसा में लिखे, इसलिए आप अगर देखोगे तो 1603 में जहां रानी खत्म होती है, क्वीन एलिजाबेथ जहां पे खत्म होती है, वहां एलिजाबेथ तक के टाइम में विलियम शेक्सपियर की पूरी राइटिंग में देखना महिला प्रधान कैरेक्टर रहेंगे, क्योंकि रानी को डेडिकेटेड लिखा है इसने, ठीक है ना, रानी को डेडिकेटेड लिखा है इसने। जबकि उसके बाद की अगर बात करें सारे के सारे, तो देखना जेम्स द फर्स्ट जब राजा बना 1603 में, तो इसने मेल कैरेक्टर पे डोमिनेटेड जो है सारी राइटिंग लिखी, और उसमें ये देखो ये मैकबेथ उसमें से एक है, 1603 के बाद लिखा गया है, कहीं ना कहीं 1603 से 1610 के बीच में लिखा गया है। तो एग्जैक्ट डेट आपको यहां पर आइडिया, हाँ बिल्कुल सेम डेट है, बर्थ भी जिस दिन हुआ उसी टाइम पे इनकी डेथ भी हुई है, ये भी याद रहे, ठीक है ना। तो द ड्रामा, और आज आपको याद होगा उसी 23 अप्रैल को इंटरनेशनल इंग्लिश डे, अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने भले ही जिंदगी में एमए किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आज विलियम शेक्सपियर के बिना आप एमए नहीं कर सकते। ये भी विलियम शेक्सपियर के बारे में ही कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। ओथेलो इज द बेस्ट ट्रेजेडी, मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। The drama Macbeth was written between 1603 to 1606 because its exact date of writing is not available। यहाँ पे आपको इसकी राइटिंग की एग्जैक्ट डेट कहीं भी नहीं दिखेगी कि कौन से साल में लिखा गया। एज यू लाइक इट 1598 के आसपास एक और ड्रामा चलता है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट का 1598 के आसपास का टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 1603 से 1606 के बीच में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं कि 1603 से 1606 में हो, क्योंकि जब खुद शेक्सपियर ने ही नहीं 1623 में पब्लिश हुआ है,
अगर आपको डेट पूछनी है कि पब्लिश कब हुआ है तो 1623 में हुआ है। आपको बता दूं, पब्लिश होना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। ड्रामा जो लिखे जाते थे वो सारे ड्रामा इसलिए लिखे जाते थे कि हम इनको स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। और ड्रामा में और इसमें क्या डिफरेंस है मुझे बताइए। आपका जो प्ले होता है उसमें एनीबडी एल्स, माया, सरिता, अंतिमा, सरोज प्रजापत, एनीबडी एल्स। ड्रामा में हाँ, सैफाली सोनी, संतोष शर्मा, संतोष, राजेंद्र कुमार जी, एनीबडी एल्स। गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड ड्रामा? एक नाटक जब मंच पे खेलने के लिए लिखा जाता है तो वो कहलाता है प्ले, लेकिन जब उसको रिटन फॉर्म में किताबों में जो पढ़ा जाता है वो कहलाता है ड्रामा। तो किताब जो रिटन फॉर्म में आपके पास जिसको आप पढ़ेंगे वो ड्रामा पढ़ेंगे, याद रहे। जबकि किसी जमाने में मंच पर जो प्ले करने के लिए लिखा गया, विलियम शेक्सपियर ने जैसे 1603 से 1606 में जब लिखा होगा तो ये जो था आपका प्ले था। लेकिन प्ले किताब के रूप में 1623 में पब्लिश होकर के ड्रामा के रूप में आ गया। वो बिल्कुल अलग चीज है। सरिता दीदी, आप जो बोल रहे हैं वो अलग चीज बोल रहे हैं दीदी। यहाँ पे सरिता दीदी का कहना है कि वो जो है कैरेक्टर्स की बात करता है। हमारे सरिता जी कह रहे हैं कि सर कैरेक्टर्स होते हैं प्ले में। माया चौहान भी उसी तरीके के साथ साथ बात करती है, जो वही सेम आंसर दोनों ने चिपकाया है, माया ने भी। तो ड्रामा जो होता है उसमें प्ले में भी कैरेक्टर ही होते हैं, ड्रामा में जो कैरेक्टर होते हैं, नोवेल में जो कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस है। ड्रामा में जो नोवेल होते हैं उनके डायलॉग होते हैं, वो कैरेक्टर होता है, प्लॉट होता है, एक्सपोजिशन होता है। यानी कि वहां पे क्लाइमेक्स होगा, क्लाइमेक्स के बाद कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कंक्लूजन में आप दो तरीके के कंक्लूजन लेकर के चलेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव इसका मतलब हो गया कि जैसे आपका दुखद अंत हो गया, जब दुखद सुखद अंत हो गया। पॉजिटिव का मतलब हो गया सुखद अंत, यानी कि कॉमेडी। कॉमेडी जब होगी तो कहलाएगा आपका डिन्यूमा। क्या कहलाएगा? DENOUMENT, डिन्यूमा। जबकि ट्रेजेडी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कैटेस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? कैटेस्ट्रोफी। तो इन सब चीजों के बारे में बात करें। सर कैरेक्टर तो ड्रामा में भी होते हैं। अरे तो रुक जाओ ना, मैं कह रहा हूं जो कैरेक्टर ड्रामा में होते हैं उसी को कहते हैं। ड्रामा में कैरेक्टर होते हैं, नोवेल में कैरेक्टर नहीं होते। कैरेक्टर इन द सेंस डायलॉग, उनके डायलॉग होंगे, उसमें जो है प्लॉट होगा, कथानक। ड्रामा थोड़ा सा महंगा पड़ता है उसको, क्योंकि स्टेज पे प्ले किया जाता है। तो ड्रामा जो दिखाया जाएगा मंच पे, तो ड्रामा लिखने में जोर पड़ेगा। ड्रामा में टाइम, एक्शन, प्लेस की यूनिटी रिक्वायर्ड होती है बेटा। और जो ड्रामा होते हैं वो टाइम, एक्शन, प्लेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं आपके रोमांटिक ड्रामा। एक तो होते हैं क्लासिकल, एक होते हैं रोमांटिक। कोई भी कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, जो कॉमेडी या ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी क्लासिकल कॉमेडी भी हो सकती है, एक रोमांटिक ट्रेजेडी भी हो सकती है, रोमांटिक कॉमेडी भी हो सकती है। यानी क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी। ये रोमांटिक ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं आओ बाबू रोमांस करें ना। रोमांटिक ट्रेजेडी का मतलब है कि जिसमें टाइम, एक्शन, प्लेस को फॉलो नहीं किया जाता। आप कहेंगे सर ये क्या बला है? सुन लीजिए, टाइम, एक्शन, प्लेस का मतलब होता है टाइम, एक्शन। अरे रुक जा सरिता नोगिया यार, ये देख इसका कुछ काम, मतलब ड्रामे लड़कों के होते हैं। अरे रुक जाओ, ड्रामे तो लड़कियों के होते हैं। बोलते हैं ना ड्रामा क्वीन, लड़कियां ज्यादा ड्रामा करती है। जिंदगी में कहा जाता है कि ड्रामा तो लड़कियां ज्यादा करती है, और बोलते भी ये ड्रामेबाजी मेरे को पसंद नहीं। मतलब समझ गए ना आप लोग? माया पूछ रही हैं कि सर ड्रामा में और नोवेल में, ड्रामा और प्ले में एक बार डिफरेंस बताओ। विलियम शेक्सपियर ने 1603 से 1606 के बीच में लिखा वो प्ले था, और ड्रामा जो होता है वो तब होता है जब रिटर्न फॉर्म में होता है। जैसे 1623 में पब्लिश हो गया, लोग पढ़ रहे हैं, आज आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
ड्रामा क्वीन, पढ़ते हो ना लड़कियों के बारे में ये शब्द। चलिए खैर, ठीक है ना। सरिता भी कम ड्रामे नहीं कर रही है, कमेंट्स में इतने ड्रामे हो रहे हैं, बाबू इतना बड़ा होकर भी। रुक जाओ, रुके। ऑफलाइन में हो तो धो धू में तो पकड़ पकड़ के तुम लोगों को, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, ड्रामा और प्ले के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल का मतलब है जिसमें टाइम एक्शन प्लेस की यूनिटी को फॉलो किया जाता है। गुरुजी टाइम एक्शन प्लेस क्या है? देखो मंच जो होते हैं, मंच के अंदर यहां पे यहां पे यहां पे एक मैंने कहीं और से शुरू कर दिया, एक मैंने कहीं और से शुरू कर दिया, कहानियां इस टाइप की शुरू कर दी कि जिसका मतलब, अगर मान लो गड़बड़ कर दी मैंने इस टाइप की कि जिसमें एक देश इंडिया है, जैसे इसी मैकबेथ को ही सुन लो। मैकबेथ में क्या होता है? मैकबेथ के अंदर विलियम शेक्सपियर फॉलो करते हैं कि साहब स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और नॉर्थम्बरलैंड भी है। कभी जंगल का सीन दिखाते हैं, कभी वहां का सीन दिखाते हैं। अब इतने सारे जो सीन जब आप दिखाओगे, तो आपने रामलीला देखी है? देखी है क्या? मंच पे आप लोगों को देखा होगा आपने कि उस पे क्या होते हैं? कर्टन्स होते हैं। अरे फिल्म की जो शूटिंग होती है वो ड्रामा ही तो है पूरी की पूरी। कितने सारी लोकेशंस चाहिए, कितने सारे जगह चाहिए, फिर कहानी इस हिसाब से हो कि लोगों से जुड़ी हुई हो। वो सब चीजों को टाइम ज्यादा लंबा नहीं कि लंबे साल ले लिए। जैसे मान लो मैं कह दूं अशोक की कहानी दिखानी है, ये कितना सा अशोक लेना पड़ेगा, फिर बड़ा अशोक लेना पड़ेगा, फिर उससे भी बड़ा एक्शन अशोक लेना पड़ेगा जो राजा बन करके आए। तो ऐसे बार बार ये टाइम एक्शन प्लेस से बार बार गुजरना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो बस वही चीज है कि हम अगर मान लो जैसे टाइम एक्शन प्लेस मतलब कम से कम टाइम का ले लिया। जैसे आप लोगों के बर्थडे पार्टी को देखना बेटा, बर्थडे पार्टी जो ड्रामा है उसमें 3 एक्ट में देखना, आज की सुबह, आज की शाम, कल की सुबह, खत्म ड्रामा। क्या कहा मैंने? आज की सुबह, आज की शाम और कल की सुबह, ड्रामा खत्म। बस इतना सा। तो आपको लगता है कि उसके लिए ना बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, ना मंच चाहिए। रामलीला में कितने सारी चीजें देखनी पड़ती है। रामलीला के अंदर जो है, रामलीला में जो है आपको कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है। ये ले भैया, यहाँ पे जंगल का सीन आएगा तो जंगल के पर्दे लगाओ। मतलब मैं आपकी जिंदगी से जोड़ के बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि रोमांटिक ट्रेजेडी में टाइम एक्शन प्लेस की यूनिटी को फॉलो नहीं किया जाता, जबकि उसके अंदर टाइम एक्शन प्लेस की यूनिटी को फॉलो किया जाता है रोम, जिसमें क्लासिकल होती है। क्लासिकल मतलब सिस्टमेटिक वे में हो गया, चाहे ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो। एक बात और, क्लासिकल जो होगी उसमें कॉमेडी में कॉमेडी ही रहेगी, ट्रेजेडी में ट्रेजेडी ही रहेगी, जबकि रोमांटिक में ट्रेजेडी में कॉमेडी, कॉमेडी में ट्रेजेडी। जैसे विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, मैकबेथ में बीच में पोर्टर सीन आता है। एक पोर्टर सीन आएगा जब डेथ हो जाती है तो उसको मार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। जब डंकन को मैकबेथ मार देगा तो उसके बाद में पोर्टर सीन आता है जिसमें वो कॉमिक रिलीफ देने की कोशिश करता है, लोगों को हंसाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में हंसी तो होती नहीं, क्योंकि जब आपको पता है अंदर मर्डर हुआ है तो कैसे हंसी आएगी। लेकिन वो चीज़ है, टाइम लगेगा, पहले बता दिया। जब जगन को टाइम लग सकता है तो इसको तो और भी टाइम लगेगा। जगन जितना टाइम तो एटलीस्ट लेगा, जगन में तो ज़्यादा ही फीलिंग ले गया था मैं इसलिए। और आप लोगों को कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना कि टॉपिक मेरे तो आज ही पूरे होने चाहिए, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? अगर हो तो मुझे बता दो, टाइम बढ़ा करके पूरा करा दूंगा। मेरे सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बहुत मस्ती से आराम से, आपको ज़्यादा बोझ नहीं पड़े, जितना जितना मैं रोज़ पढ़ाऊँ उतने उतने पढ़ लो, इस हिसाब से रोज़ लेकर के चल रहा हूँ। बोल देना मुझे, अगर स्पीड बढ़ानी हो तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, बता देना, ठीक है। तो इसलिए कहा कि ड्रामा मैकबेथ वॉज रिटन बिटवीन 16 to 1603, 1603 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता। इट वॉज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट in 1623. It was the time of James the First who became king in 1603. तो 1603 में जो है इंग्लैंड में राजा बना था कौन? जेम्स द फर्स्ट राजा बना था। तो जेम्स द फर्स्ट राजा बना उस टाइम पे ये लिखा।
जेम्स द फर्स्ट जब राजा बना ना, उस टाइम पे लिखा गया था ये। आई बात समझ में? अब देखो सब बच्चे लिख रहे हैं सर आराम से पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, बहुत धीरे से, आराम से। और हमारे सरिता जी कह रही है कि आराम से पढ़ाओ, हमें कोई काम नहीं है। अरे रुक जा देवी यार, ये देखो। नहीं सर आप तो चलने दो अपने हिसाब से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। मतलब एक्चुअली क्या एग्जाम होती ना बेटा, तो फुल प्रेशर से और फुल स्पीड से, और इतने मजे भी नहीं ले पाते आप। मैं सच बता रहा हूं, जगन का चैप्टर पढ़ने में आपको इतना जो इंजॉय के साथ में, इतनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ पढ़ा है ना, वो कभी भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि फिर मैं सीधा कंटेंट को उस जगह पे ले जाके बैठ जाता जहां पे मुझे बस कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन 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 करो, आगे बढ़ो। बाकी अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक लिटरेचर को जो एक्चुअल में इंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए, वो चीज है, इस हिसाब से मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना? So the play Macbeth is romantic tragedy because it does not follow the characteristic of romantic tragedy, which are the unity of time, unity of action and unity of place. मैंने कहा ना ये रोमांटिक ट्रेजिडी है। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ जो है एक रोमांटिक ट्रेजिडी है। और रोमांटिक ट्रेजिडी क्या होती है? तो बेटा जो टाइम ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम एक्शन प्लेस को फॉलो नहीं करती, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का ये ड्रामा आपको दिखेगा, ले भाई कॉमेडी में ट्रेजेडी बीच में आ गई। दूसरी बात, आपको सीन बदलेंगे, ये कहाँ का सीन है, ये कहाँ का सीन है, यहाँ का सीन है, हॉलैंड, इंग्लैंड, नॉर्थम्बरलैंड, फलाना जाने कौन कौन से आएंगे, इंग्लैंड का सीन आएगा, स्कॉटलैंड का सीन आएगा, ऐसे एक युद्ध के मैदान का सीन आएगा, एक ग्राउंड में वो जंगल है उसका आएगा। सर मजा आ गया जगन पढ़ के तो। ठीक है ना, चलिए। हाँ, दुखद अंत, बिल्कुल। शेक्सपियर वॉज ए सक्सेसफुल एक्टर एंड प्ले राइट इन लंडन। शेक्सपियर एक सक्सेसफुल प्ले राइट थे। यहां पे प्ले राइट को जानना जरूरी है। राजेंद्र कुमार जी, आर यू देयर? संतोष कुमार, आर यू देयर? व्हाट इज प्ले राइट? व्हाट इज प्ले राइट? द वर्ड that is used here, playwright. What can the meaning of this word playwright? Playwright is the person who writes and acts, who writes drama and acts in it as an actor also, actor too. मतलब क्या कहा कि एक्टर की तरह भी उसमें वो मंच पे रोल प्ले करता है। कहा जाता है कि जो आपके एज यू लाइक इट है, उसमें अगर आप एडम का जो रोल है, एडम नाम सुना होगा आपने, तो वो वही करता है विलियम शेक्सपियर, जो बूढ़ा आदमी होता है उसके लिए। तो जो रोल भी प्ले करता है ड्रामा में, ठीक है ना, तो बूढ़े आदमी का रोल प्ले करता है एडम का, ठीक है ना, जिसको वो बोलता है ओल्ड डॉग इज माय रिवॉर्ड, बोलता है फिर कि बूढ़ा आदमी मेरा क्या यही रिवार्ड है, इस तरीके से। Shakespeare was a successful actor and playwright in London and was famous among London's for the popularity of his plays. और लंदन के लोगों में ये जो है बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ, एडम पढ़ा भी है, एडम ईव नहीं, वो जो बूढ़ा आदमी होता है जिसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एडम ही तो था उसका नाम यार, ऑरलैंडो का सर्वेंट था, एग्जैक्टली, एडम द सर्वेंट, यस, उसी की तो बात कर रहा हूं। हिज कैरेक्टर्स अपील टू बोथ द नोबल एंड लोअर क्लासेस। इनके जो कैरेक्टर हैं विलियम शेक्सपियर के, वो हायर क्लास को भी अट्रैक्ट करते हैं, लोअर क्लास को भी अट्रैक्ट करते हैं। बेटा मूवीज जो बनती थी ना पहले, आप देखना सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा होते थे, अब तो खैर लोग ही बदल गए, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग हैं जो अब दिन दुनिया में आ गए, जिनका कोई मोरल नहीं, कोई स्टैंड नहीं, कोई किस तरह कुछ भी हो सकता है आज के ज़माने में। ये मल्टी स्क्रीन जब से आई तब से सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो थे वो बहुत तनाव में थे,
इनफैक्ट कहीं तो बंद हो गए कोविड में, और अब दोबारा ये तो गदर मूवी वगैरह ऐसी आ गई जो इन्होंने चला दिया। लेकिन इनका जैसे मैं आपको बताऊं आज, सच बता रहा हूं, कुछ भी बोलो भले, पर मैं एनालिसिस करता हूं कि जेम जो है, जेम सिनेमा जयपुर में बोलते हैं कि जेम में मतलब केवल जादूगर के शो वगैरह ऐसे रह गया था, बेचारे में कुछ नहीं था। आज उसमें भी गदर लगी पड़ी है और उसमें भी खुल जा रहा है मामला। मतलब थिएटर का वापस टाइम ला दिया कुछ मूवीज ने, भले कुछ भी बोलो, थैंक्स बोलना चाहिए ऐसे ऐसी मूवीज को कम से कम कि एटलीस्ट है। तो ऐसे उनमें देखना आप लोगों ने कभी, ऐसे जैसे जेम हो गया, राज मंदिर हो गया, अपने कोहिनूर जयपुर में है, मान प्रकाश था पहले, या फिर जो है सिंगल स्क्रीन जो भी थे गोलछा वगैरह, इनमें क्या होता है देखना, आगे की तरफ वो बाल्टियों के पास में भी सीट्स होती है जिसपे बैठे, सबसे सस्ते टिकट होती थी 25-25 रुपए की। हा, अलग ही सीटियां बजाते रहेंगे वो लोग, गाते रहेंगे। ये बिल्कुल लोअर क्लास के जो लोग होते थे, जो मूवीज को एंजॉय करना चाहते थे, उन लोगों के लिए स्पेशली इस टाइप की टिकट्स बनाई गई थी। पहले बोलते थे नोबेल बॉक्स, फिर वो लोअर वाली जो आती थी आगे, समझ रहे हो? तो आपको समझ में बैठेगा इस बात का कि हिज कैरेक्टर्स अपील टू बोथ द नोबल एंड लोअर क्लासेस। यहां पे विलियम शेक्सपियर का ड्रामा भी इसी तरीके की अपील करेगा कि एक लोअर क्लास को भी तो एक हायर क्लास को भी, दोनों को प्रभावित करने वाले होंगे, ठीक है ना? He mixed both bawdy and sophisticated humor to appeal his large audience। मतलब उसने दोनों ही तरीके का खुलापन भी हो जिसमें, और साथ ही साथ सर आपने देखी है गदर कैसी है? अगर आप मेरी ओपिनियन पूछते हैं कि गदर कैसी है, तो मेरे हिसाब से जोरी से बना दी गई है, बाकी कोई तुक नहीं था। इसका मतलब गदर 3 भी आ सकती है, वो पोते पे बेस्ड होगी, ठीक है। जोरी से बना दी गई मूवी है, बाकी गदर की कहीं उम्मीद थी नहीं, लेकिन फिर भी बना दी गई। मैं देख लिया इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई सिर्फ ऐसे चिपका दी गई मूवी है कि भाई चलो कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली स्थिति है। फिर कुछ नहीं आ रहा था तो गदर चल गई। वो पहली गदर के बिहाफ पे कई बार आपके पूर्वजों के जो किए हुए जो कार्य होते हैं उनका फायदा मिलता है आपको, ठीक है ना, वो चीज है, ठीक है ना। आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी सर, ये बेवड़ी क्या होता है? बेवड़ी मतलब कि बेवड़ी हो गई, गंदी सूगली, मतलब दोनों ही समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप पढ़ाई भी करें सरिता जी, ऐसे नहीं हो सकता कि कौन सी मूवी थिएटर में देखी, कितने की टिकट खरीदी, ये सब चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बेवडी एंड सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर टू अपील, बेवडी का मतलब होता है फिल्थी, गंदा जिसको कहते हैं, एंड सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर जो होता है उसको भी काफी हद तक उसने मतलब आपको, ठीक, बिल्कुल। चलिए, these featured sympathetic protagonists who were doomed by their flaws। ट्रेजेडीज जो होती है उनके जो मेन फीचर थे उसमें सिंपैथेटिक, यानी ऐसा जो कैरेक्टर रहेगा, जो मेन हीरो जो रहेगा, उसका पतन होता देखेंगे आप, और पतन बहुत अच्छे स्तर से नीचे की तरफ धीरे 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 ऐसा आएगा कि उसके लिए आपका जो है मन में आपके प्रति आपको लगेगा कि नहीं यार गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज फील आता रहेगा, लेकिन साथ में वो एकदम दुष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सुचित्रा। तो लिखा है आपने कि ट्रेजेडीज फीचर्ड सिंपैथेटिक प्रोटेगनिस्ट हु वर डूम्ड बाय, डूम्ड यानी होता है दुखी होना, या मतलब जैसे एक तरीके से दुख से ग्रस्त कर दिया जाना। डूम्ड मतलब होता है दुर्भाग्य, बाय दुर्भाग्य, वर डूम्ड मतलब दुर्भाग्यशाली होना, दुखों से डूबना,
दुख में डूबना, डूबना, ठीक है। बाय देयर फ्लॉज, फ्लॉज यानी होती है कमियां, डाउनफॉल। तो उनके चरित्र में आए कैरेक्टर लो होने की वजह से, उनके कैरेक्टर में आए हुए जो फॉल हैं उसकी वजह से वो इस कंडीशन में आ जाते हैं। इन दिस ड्रामा वोल्टी एम्बिशन, वोल्टिंग यानी बढ़ती हुई, वोल्टिंग यानी क्या हो गया, बढ़ती हुई एम्बिशंस मेड मैकबेथ मर्डर फॉर ए वैलियंट कजिन ऑफ डंकन। उसने अपने कजिन को मार दिया जिसका नाम है डंकन। ये राजा है, ध्यान रहे, हु वॉज अ ट्रू सोल्जर, अ ट्रू सोल्जर, इवन अ किंग। एक समझ लीजिएगा कि वो अपना एक साथी था, उसका एक सच्चा राजा था, सैनिक, हु वॉज अ ट्रू सोल्जर, ठीक है ना। मतलब अगर मैं विलियम शेक्सपियर की इस ड्रामा में ये बात करूं तो ये भी कह सकते हो कि विलियम शेक्सपियर मैकबेथ, हु वॉज अ ट्रू सोल्जर, किल्ड अ वेलियंट कजिन डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये लिख दूंगा मैं, चिंता मत कर। स्कॉटलैंड का एक राजा था, उस राजा की हत्या कर दी। मैकबेथ का कजिन था डंकन, एग्जैक्टली अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ऐसे एकदम से नहीं हो सकता कि आपको मैं इंस्टेंट सारी बातें बता दूं, क्योंकि आपको कहानी बतानी पड़ेगी पहले तो। जो एक वैलियंट कजिन था, ये पूछ रही है, वैलियंट मतलब सरिता, वैलियंट यानी होता है बहादुर, एक बहुत ही बहादुर योद्धा मैकबेथ, जो अपने साथी, अपने मतलब अपना कजिन जो है राजा, उसको ही मार देता है। ये मैंने लाइन डेलिबरेटली लिखी है, ओ माई वर्दी वैलियंट कजिन। ये किसके लिए कहा, डंकन ने कहा। किसके लिए कहा, मैकबेथ के लिए कहा। वो जब मैकबेथ की युद्ध की कहानियां सुनता है कि मैकबेथ ने युद्ध में ऐसे आपके लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, तो बोलता है, डंकन बोलता है इसको, माई वर्दी वैलियंट कजिन, मतलब कि मेरा योग्य और साहसी निर्भीक कजिन, इतना बहादुर है वो, इसलिए कहा है वैलियंट कजिन। बोलते ना निर्भीक, साहसी, जो बिल्कुल डरे नहीं ऐसा, माई वर्दी वैलियंट कजिन। ड्राइवन बाय एम्बिशन एंड वेग फियर, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, मैकबेथ कमिट्स हीनियस क्राइम, अपनी महत्वाकांक्षाओं से घिरा हुआ, जो मैकबेथ है अपनी महत्वाकांक्षाओं से घिरा हुआ, अस्पष्ट अजीब सा डर कि क्या पता कौन मेरे लिए दिक्कत दे जाए, शायद इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसको निपटा दो, शायद इससे दिक्कत हो सकती है, उसको निपटा दो, शायद ये सरिता नोगिया मेरे लिए परेशानी बन सकती है, हटवा दो गला, शायद माया चौहान दिक्कत दे सकती है, ये अंग्रेजी की भविष्य में टीचर हो सकती है, कटवा दो गला। हो सकता है सरोज प्रजापति दिक्कत दे, सरोज प्रजापति की गर्दन उड़वा दो, 4 लोग भेज दो। हो सकता है कोई और, जैसे संतोष शर्मा अंग्रेजी की अच्छी अध्यापिका बन के कल को मेरे माथे आ सकती है, कटवा दो। इस डर के मारी मैकबेथ ने यही किया, उसको लगता है ये दिक्कत दे सकता है, शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से कहीं मेरे को दिक्कत नहीं हो जाए, इसको ही मार दो। मैकडफ को तो बेचारे को बिना किसी कारण के उसके बच्चे और उसकी पत्नी की हत्या कर देता है, जो एक कैरेक्टर आएगा मैकडफ, समझ रहे हो क्या आप लोग। मतलब इसको कहा है कि एक ऐसा फियर है जिसका कोई मतलब नहीं है। हीनियस यानी होता है बिल्कुल गंदा, जिसको बोलते हैं ना हीनियस, घिनौना, बिल्कुल घिनौना क्राइम जो है उसने, हीनियस यानी क्या हो गया, घिनौना, घिनौना क्राइम किया उसने, उसने हत्या पे हत्या। मैकबेथ फियर्स नो मोर, कहता है मैकबेथ इस बात को कि अब मैकबेथ को कोई डर नहीं है, मैकबेथ फियर्स नो मोर, अब मर्डर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी करवा दो, ठीक है ना।
हटा दो सबका, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तुम लोगों का मेरे से कंपटीशन हो ही नहीं सकता माया, क्योंकि बेटा आपको बता दूं, पहली बात तो ये, हेमंत शर्मा किसी से कंपटीशन करता ही नहीं है। मेरा अपना खुद का रास्ता है जिस पे मैं चल रहा हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और ये मेहनत मेरी कभी भी बंद नहीं हुई। आज भी शायद माया आपने पढ़ाई नहीं करी होगी मॉर्निंग में, हो सकता है नहीं करी हो सुबह से लेकर दोपहर तक में, लेकिन मैं सुबह 3 घंटे पढ़ के आया हूँ। इसलिए मेरे मेरे पास और कुछ नहीं तो कम से कम एक तो है, मेरा हुनर है ये जो मैंने डेवलप किया है, और इसको मेरे से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। नो बडी कैन डू इट, कोई भी नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रयास हैं जो मैं रोज कर रहा हूँ, पिछले 13-14 साल से तो लगातार कर रहा हूँ। तो 13-14 साल का तो सीधा सीधा ये फासला है, इसको कवर करो, देन आगे बात करेंगे। आपने 7 वालों को उड़ा दो बस अंकिता, ये कर दो, आगे चलो। Driven home by ambition and fear, Macbeth commits heinous crime, but this sensitive soul makes him unfit for base deals. His first evil deed affects his character in such a way that he commits more and more debased actions. वो बहुत अजीबोगरीब काम करता है, जिनका कोई आधार नहीं है, इस तरीके के कार्य करता है और लोगों को मारता चला जाता है। ये विलियम शेक्सपियर के इस ड्रामा मैकबेथ की कहानी में आपको देखने को मिलेगा। अभी कहानी शॉर्ट में बताई जाएगी आपको, तब और ज्यादा बात कर ली जाएगी। ही इज रेफर्ड एज अ डाउंटलेस सोल्जर। डाउंटलेस का मतलब होता है बहादुर योद्धा के रूप में दिखाया गया है आपको मैकबेथ को। डंकन फील्स पर्सनली ओब्लाइज्ड टू हैव सच ए ग्रेट वॉरियर। एक राजा जिसके यहां पे मैकबेथ सेवक है, एक राजा जिस अंतिमा सुमन, ये मैसेज मुझे व्यक्तिगत रूप से करोगे आप, आपके पास नंबर है मेरे तो ठीक, नहीं है तो ग्रुप में करोगे, ताकि ये जो पीडीएफ में कहीं 9-10 वाली पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो वो मुझे लिख के भेजो कि कहाँ पे दिक्कत है, ताकि आपकी पीडीएफ अपडेटेड रहे, क्योंकि पीडीएफ आपकी हर क्लास की अपडेटेड है तो ये भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने कि डंकन वो व्यक्ति, मैकबेथ वो व्यक्ति था जिस पे डंकन जो उसका राजा है वो नाज करता है, कभी नाज करता है उसको, जिसको देख करके आज मैं आप पे गर्व करूं कि मेरी सरिता नोगिया इतनी होशियार है कि वो स्कूल्स में जाके पढ़ा के मेरा नाम रोशन करेगी। हमारे रुपिंद्र भाई हैं जो हमारा नाम रोशन करेंगे, और पता चला सरिता नोगिया और रुपिंद्र दोनों आए मेरा गला काट के चले। ये वाला काम होता है मैकबेथ के अंदर। जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वही विश्वासघात करेगा, सोते हुए की गर्दन काट देगा, सिर्फ इसलिए कि मैं राजा बन जाऊंगा, जबकि एक दिन सुख से नहीं रहता। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द ग्राउंड। हालांकि ये विलियम शेक्सपियर का ही है, इसमें से नहीं है, वो उसके से है जो ये ताज मुझे चुभता है, ये किंग लियर में बोलता है। खैर चलिए बात करेंगे आगे। तो ऐसा बहादुर योद्धा जिसके पास, वॉरियर यानी होता है योद्धा, ऐसा बहादुर योद्धा जिसके पास है उसको लेकर के नाज करता है कौन? डंकन, योद्धा। वॉरियर यानी क्या होता है? योद्धा। कोरोना में वॉरियर थे ना, कोरोना वॉरियर, डॉक्टर्स योद्धा। घर का भेदी लंखड़ा एक जगह। डंकन कॉल्स हिम हिज पियरलेस किंसमैन। किंसमैन, किंसमैन का मतलब होता है रिलेटिव। पियरलेस मतलब जिसके जैसा कोई और नहीं, पियरलेस यानी जिसका, जिसको बोलते हैं ना जिसके साथ कोई दूसरा नहीं हो। पियर यानी होता है समान, जोड़ा। भरोसा मतलब यहां पे लिखा है पियरलेस, मतलब हो गया जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो।
अद्वितीय, अद्वितीय किंसमन यानी हो गया रिश्तेदार, कि उसके जैसा कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं है। द वे ही सप्रेस्ड मैकडोनाल्ड, जो ड्रामा शुरू होता है तो एक मैकडोनाल्ड नाम के राजा होते हैं, उन्हीं को हराने के लिए मैकबेथ जाता है। तो जिस तरीके से उसने मैकडोनाल्ड को हराया, द थेन ऑफ कोडर, कोडर का जो राजा था, कोडर एक जगह है, कोडर का जो राजा था, कोडर है स्थान का नाम है, थेन यानी होता है राजा, थेन यानी क्या होता है, किंग, समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद में है योद्धा, ठीक है ना। डंकन कॉल्स हिम पियरलेस यानी होता है अद्वितीय, उसके जैसा। द वे सप्रेस्ड मैकडोनाल्ड द थैन ऑफ कॉडर एंड हिज एली, एली यानी होता है साथी, एली यानी क्या होता है, साथी। द किंग ऑफ नॉर्वे, कौन था उसका साथी, नॉर्वे का राजा था, इन्हीं का एक सामंत था जो विद्रोह कर गया था, उसको भी निपटा दिया मैकडोनाल्ड के साथ में। तो इस बात से मैकबेथ लर्न्स फॉर हिमसेल्फ ग्लोरियस टाइटल, जो है मैकबेथ जो है उस ग्लोरियस टाइटल को, मैकबेथ जो है उस ग्लोरियस टाइटल्स को जो है, जो उसने लिखा वेलरस मिनियन, क्या लिखा, वेलरस मिनियन, बेलाडोनाज ब्राइड ग्रूम, ये सारे नाम रखे गए उसके लिए। बेलाडोना का ब्राइड ग्रूम यानी युद्ध की देवी का पति, एक तरीके से उसको कहा है। और साथ साथ पियरलेस किंसमन, पियरलेस किंसमन उसको कहा गया, वेलियंट कजिन यानी बहादुर साथी कहा गया, निर्भीक योद्धा कहा गया, ये सारे नाम उसके लिए लिए गए। ये इसको नाम थे। वर्दिएस्ट कजिन भी उसको कहा गया, और साथ ही साथ में एंड ब्रेव मैकबेथ कहा गया। लेडी मैकबेथ सेज अबाउट हिम दैट हिज फेस इज लाइक अ बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स। एक लाइन है, इतना सीधा है वो, ये देखो जो सीधा है वो क्या बन गया। मैंने ये लाइन यहाँ पे इसलिए ऐड करी कि उसकी पत्नी एक बार उसके लिए कहती कि अरे मेरे भोले पति तू बहुत सीधा है रे, तेरे चेहरे पे दिख जाता है जो सब कुछ, कहता है कि तुम्हारी किताब की तरह चेहरा है, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है इसमें, इसलिए तुम थोड़े से सांप के जैसे बनो। वो बोलती है एक लाइन कि बी अ सरपेंट, क्या, लुक लाइक अ फ्लावर बट बी अ सरपेंट इन इट, फूल की तरह दिखो लेकिन इसमें सांप जैसे होता है ना, वैसे तुम बनो। ऐसी बीवी होती है वो, बड़ी खतरनाक। चुड़ैल कहा है उसको, चौथी चुड़ैल, विलियम शेक्सपियर की बीवी को, याद रहे नाम है लेडी मैकबेथ, ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, चुड़ैल कहा गया है। समझ में आ रही क्या बात, क्या कहा गया है, चुड़ैल कहा गया है, क्या कहा गया है, चुड़ैल कहा गया है पत्नी, ठीक है ना। लेडी मैकबेथ सेज अबाउट हिम दैट हिज फेस इज लाइक अ बुक। फिर आगे देखो, शी सेज दैट आई फियर योर नेचर इज फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। वो कहती है कि तुम्हारी नेचर पूरी ह्यूमन काइंडनेस से भरी हुई है, इसलिए इसको फोर्थ विच के रूप में कहा गया है। अब ये बातें तो थी विलियम शेक्सपियर की, अब आपको जो है मैं आगे लेकर के चलना चाहूँ तो आपको शॉर्ट में थोड़ा बहुत कहानी, कुछ ड्रामा, कुछ कैरेक्टर, इससे रिलेटेड बातें आपको करनी है, जिस पे आज बात करूँगा। देखिए भाई, यहाँ पे ये जो मैकबेथ है, इसकी कहानी को आप ऐसे समझिए, शॉर्ट में आपको समझाना है, पूरी बातें मैं कर जाऊंगा और आपको बता दूंगा। एक डंकन नाम का राजा है, ये डंकन नाम का राजा है, इसका नाम है किंग डंकन, ठीक है। ये स्कॉटलैंड का राजा है, किस जगह पे शासन करता है, याद रहे, स्कॉटलैंड। ये जहां पे इसका सेटअप है वो स्कॉटलैंड का है। इसके दो बेटे हैं, एक का नाम है मेलकम, एक का नाम है
ये भी है, ये इसके सन्स हैं, ठीक है ना। ये इसके एक बेटा तो ये है और दूसरा बेटा। इधर बात करूं, इस राजा की रैंक से थोड़ा सा नीचे की तरफ ला देता हूं मैं, हल्का सा, तो आपको यहां पर दिखेगा जो है कुछ इस रैंक पे स्टैंड कुछ लोग हैं, जिसमें एक तो है मैकबेथ, एक है बैंको, एक है मैकडफ। याद रहे, इसका शुरू में कोई रोल नहीं है मैकडफ का, ठीक है, लेकिन याद रहे मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है। कौन? मैकडफ ही मैकबेथ को मारता है। ये तीनों के तीनों जनरल रैंक पे हैं। ये है किंग, ये ऑल द थ्री आर जनरल इन आर्मी। ये सेना के जनरल हैं, याद रहे, ठीक है। समझ में बैठी कि आपको यहां तक की कहानी, क्योंकि आगे तो सारी बात तो फिर मुझे कहने में दिक्कत नहीं रहेगी। यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों इनके सामंत हैं, समझ रहे हो। अब ये जो है थेमिस में, थेमिस नामक स्थान है जहां का थेन है, थेन ऑफ द थेन ऑफ ग्लेमिस, ग्लेमिस। बैंकों की जगह नहीं बताई कि कहां का है। और ये मैकडफ जो है वो भी एक वहीं दूसरी जगह है जहां पे ये रहता है, इसी महल के आसपास में। डंकन जिस महल में रहता है, सर मुझे ऐसे समझ में आया, इतनी देर से मैं कंफ्यूज थी, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे समझ। इसके दो बेटे हैं जिसका नाम है मेलकम और डोनल्बेन। ये मैकबेथ क्या है कि एक सैनिक है, किंग ऑफ नॉर्वे। अभी अभी आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इधर बात की थी, जब आप लोगों ने लिखा था कि ये किंग ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का राजा है, द थेन ऑफ काउडर, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में मैकडोनाल्ड, ये चीजों को गौर करो। एक मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड सुन लीजिएगा, द थेन ऑफ काउडर, और इसके साथ में किंग ऑफ नॉर्वे। ये दोनों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ? स्कॉटलैंड के खिलाफ। इस विद्रोह को दबाने के लिए मैकबेथ को भेजा गया है। किसको भेजा गया है? मैकबेथ को। और मैकबेथ के साथ में किसको भेजा गया है? बैंको को। याद रहे दोनों योद्धा हैं, जनरल है, लेकिन क्योंकि मैकबेथ सीनियर है इसलिए सेना का मुख्य सेनापति ये है मैकबेथ। यहां से कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू इस जगह से नहीं होती है, एक्चुअल में इससे पहले 3 चुड़ैल आती है जो आपस में बातचीत करती कि व्हेन शैल वी मीट अगेन व्हेन द हर्ली बर्ली एंड द रेन, ऐसे करके चैप्टर शुरू होगा। तो यहाँ पर 3 चुड़ैलें जो है वो पूरा का पूरा बड़े खुश हैं, दोनों युद्ध जीत के। मैकडोनाल्ड ने पूरी तरह से मैकडोनाल्ड को और किंग ऑफ नॉर्वे को पूरी तरह हरा दिया है, और बहुत खुशी से जो है सब कुछ बढ़िया बढ़िया युद्ध की बातें करते करते दोनों दोस्त आ रहे हैं। इतनी देर में
इतनी देर में क्या होता है कि 3 चुड़ैलें मिलेगी, जहां से ड्रामा की शुरुआत होती है वो 3 चुड़ैल होती है, और वो 3 चुड़ैल कहती है कि भाई और भविष्य के राजा, मैकबेथ का दिमाग खराब था, भविष्य का राजा, बोले उसको एक बात बोलती है, थेन ऑफ ग्लेमिस, बोले सही है। दूसरा साथ में बोलती है द थेन ऑफ कार्डर, बोलता काउडर का थेन मैं कब से हो गया भाई, मैं काउडर का थेन कब से हो गया, मैं तो इंग्लैंड का हूं, मैं तो ग्लेमिस का ही हूं, मेरे को ये उधार के बोरोड क्लोथ्स मुझे क्यों पहना रही हो, मतलब ये उधार के कपड़े मुझे क्यों दे रही हो। इतनी देर में एक सैनिक आकर के कहता है कि मैकडोनाल्ड जो है वो, मतलब जो डंकन है उसको सेनापति जाकर के, एक सैनिक जो है रोस नाम का सैनिक है, एक रोस और है रोस, ये रोस जो है ना ये भी इसी लेवल पे है, इधर कर देता हूं मैं इसको रोस को, ये रोस जो है ना ये पूरी सूचना देता है इसको कि ऐसे ऐसे युद्ध किया, ऐसे हरा दिया, वैसे हरा दिया, तो रोस को ही रोस मतलब एक सैनिक के माध्यम से पता चलता है उसको। तो डंकन जो है खुश होकर के रोस को भेजता है कि जाओ और जाके कह दो कि उसको काउडर का भी राजा बना दिया गया है। बस यहां से शुरुआत हो गई है ड्रामा के गड़बड़ होने की, सारी प्रॉब्लम यहां से शुरू। वो सोचता है जब एक कहावत सच होगी कि मैं ग्लेमिस का राजा ऑलरेडी था और मैकडोनाल्ड के जाने के बाद में काउडर का राजा मैं बन गया, इसका मतलब भविष्य का राजा भी बन ही सकता हूं। बस दैट्स, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू है जो आपको लगातार देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं आप, लगातार देखने को मिलेगी पूरे ड्रामा में, क्योंकि यहां से पूरा ड्रामा पतन की ओर गया। उसको कहता है, वो तीनों चुड़ैले बैंकों को ये कहती कि तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। बस यहां से दिक्कतें शुरू, जो दिक्कतें शुरू है इस लेवल पे बढ़ती जाएंगी, इस लेवल पे बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले ये सूचना अपनी पत्नी को देगा, सब संयोग बनते जाएंगे और मर्डर पे मर्डर होते जाएंगे। लास्ट में उसकी पत्नी की भी हत्या हो जाएगी, पत्नी भी सुसाइड कर लेगी जो उसकी वाइफ है, और लास्ट में विलियम, ये जो ड्रामा है वहाँ पे मैकडफ जो है वो भी बड़े अजीब तरीके से, हास्यास्पद तरीके से इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैकबेथ की मार देगा इसको, ये इसका, इसकी हत्या करेगा ये, ठीक है ना। वो इसलिए करेगा क्योंकि मैकबेथ ने इसकी पत्नी और इसकी बच्चे को दोनों की हत्या कर दी थी, इसलिए करेगा। और साथ ही साथ वो राजा की हत्या करी थी, इसलिए भी उसको दुख था। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ड्रामा बहुत शॉर्ट में समझाया है, लेकिन बात आपको समझाने के प्रयास किए कि लीडिंग कैरेक्टर ये हैं। इस मैकबेथ की घरवाली का नाम याद रहे, वो सबसे खतरनाक प्राणी है, उसके बारे में भी पता रहे। लेडी मैकबेथ चुड़ैल है, ये भी चौथी चुड़ैल कहा गया है इसको, लेडी मैकबेथ, ये भी आपको याद रहे कि इसकी घरवाली है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका बेटा भी रहेगा, एक इसका नाम है फ्लियंस, इसका बेटा रहेगा बैंको का जिसका नाम रहेगा फ्लियंस, ठीक है ना। फ्लियंस भाग जाएगा, मेलकम डैनल बैन भी भाग जाते हैं इंग्लैंड में, आयरलैंड में, ठीक है ना। उन पे सब पे बात करेंगे बेटा। तो चुड़ैलों के कहने के माध्यम से, मतलब कहने के कारण से ये सारी कहानी बिगड़ती है। तो आप लोगों को मैं कैरेक्टर्स बता चुका हूं, जो मोटे मोटे तौर पे कैरेक्टर कौन है। ये बोर्ड जो है आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन किसका क्या, क्योंकि आपको ये नाम याद होना चाहिए कि डोनाल्ड बेन कौन है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैकडोनाल्ड कौन, मेलकम कौन है, इसको आपको मैकबेथ कौन है, मैकडफ कौन है, लेडी मैकबेथ कौन है, मैकडोनाल्ड कौन था, या फिर किंग ऑफ नॉर्वे कौन था। ये तो खैर चलो सामने ही नहीं आएंगे, इनका तो खत्म है काम, ये तो बस केवल बोलने में आएंगे, पर इनका रोज का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। 4 चुड़ैल हैं उन, ठीक है ना, 3 विचेज हैं, वो जो विचेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।